अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का, जिसका टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंस। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर आपको कुछ गिवन वेक्टर्स हैं, आपने पता चलाना है कि आर दे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो सिंपल सी एक पहले डेफिनेशन है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल टॉपिक्स में जाएंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जिससे हमें पता चलता है कि आर द गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो उसकी सोल्यूशन से पता चलता है। आप उसको सॉल्व करें, उसका सोल्यूशन फाइंड करें और देखें वो ट्रिवियल सोल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। जब आपका जो सोल्यूशन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर वो सब के सब ज़ीरो आ जाते हैं, यानी x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का आंसर अगर ज़ीरो आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर वो नॉन ट्रिवियल होता है। और एक और चीज़ भी हमने इसके लिए पढ़ी थी कि अगर कोई फ्री वेरिएबल है तो हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। तो आपने बस उसका सोल्यूशन फाइंड करना है वेक्टर्स का, और सोल्यूशन मिलने के बाद आप उसको देखेंगे। अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन है तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे वेक्टर्स इफ दे हैव ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, और लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे अगर दे हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने देखें आपको तीन वेक्टर्स दे दिए और आपसे कह रहे हैं कि बताएं ये जो तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, ये लीनियरली, इनका जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने इसका सोल्यूशन निकालना है और देखना है कि सोल्यूशन ट्रिवियल आता है या नॉन ट्रिवियल। सोल्यूशन के लिए आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे होगा, v1 वाली जो है ये पहले कॉलम में वैल्यूज आ जाएंगी, v2 वाली दूसरे कॉलम में, v3 वाली तीसरे कॉलम में। और क्योंकि सामने कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हुए इक्वल के सामने वाले नंबर्स क्या लेंगे, 0 0 0 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको यानी ax इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट करना है। ये 1 है, इसके नीचे दोनों 0 बनाने हैं, इसको 1 बनाना है, इसके ऊपर नीचे दोनों 0 बनाने हैं। जब आप इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो आपका आंसर कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, ये इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। 1 के नीचे दोनों 0 आ चुके हैं, इसके ऊपर नीचे भी दोनों 0 आ चुके हैं। यहाँ आप देखें तो लास्ट रो पूरी हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है। और जब लास्ट रो पूरी 0 हो जाती है तो यहाँ पे हमारा जो x3 है वो क्या होगा, फ्री वेरिएबल होगा। और जहाँ फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो वहाँ सोल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। और जब सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा तो हम कहेंगे दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है इट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो हम कहेंगे जो v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे कहा था कि इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन, यानी ये वो डिपेंडेंट तो है, अब आपने उनका रिलेशन भी आपस में फाइंड करना है। तो एक हमने रिलेशन बना के अपना आंसर देना है। उसके लिए हमें तीनों इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, जैसे हम लास्ट बनाते थे ना कि x के अंदर हम x1 x2 x3 की वैल्यूज़ लिखते थे। तो यहाँ से x1 के साथ 1 आएगा और x2 तो 0 हो गया ना, x3 के साथ ये आ जाएगा -2। तो x1 -2 x3 और इक्वल के सामने 0। तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2x3। ये x1 की वैल्यू निकाल ली आपने। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या निकलेगी, x2 + x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन बनेगी और x2 इक्वल आ जाएगा -x3 के। और जो x3 है वो तो फ्री वेरिएबल है, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा उसमें हम पहले x1 की वैल्यू लिखते होते हैं, फिर x2 की वैल्यू लिखते होते हैं और फिर x3 की। तो x3 की तो x3 रहेगी ना, क्योंकि वो फ्री है। अब अगर यहाँ से आप x3 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 - 1 और 1। ठीक है, अब ये आपका एक जनरल सोल्यूशन बन चुका है x3v की फॉर्म में, जिसमें v की वैल्यूज 2 - 1 और 1 है। अब आप x3 की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक उसका यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये फ्री है ना तो इसकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। आपकी बुक में उन्होंने यहाँ पे 5 पुट कर दिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो आपने उसमें से कोई एक बना के बस दिखा देना है। तो अगर हम यहाँ 5 ही पुट करें तो 5 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जार यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 10, 5 1 जार ये -5 और 5 1 जार 5। तो ये बनेगा 10x1, अगर हम इसकी प्रॉपर इक्वेशन बनाएं 10x1 - 5x2 और ये 5x3 और इक्वल के सामने क्या होगा, 0 होगा। तो ये
बहुत सारे इसके जो सॉल्यूशंस बनते हैं उनमें से एक रिलेशन हमने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि एनी वन आपने जो है वो बना के दिखा देना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, कहते हैं दो वेक्टर्स दिए हुए हैं v1 और v2, बताएं कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अब इसको एक डिफरेंट मेथड से किया उन्होंने कि आपके पास अगर तो इनका सोल्यूशन दोनों का ज़ीरो आ जाता है, यानी अगर इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं c1 v1 प्लस c2 v2 और इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो ax इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म बना लें। अब इसमें हम अगर c1 और c2 के आंसर्स निकाल के दिखा दें, अगर वो ज़ीरो निकल आए तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है और ट्रिवियल सोल्यूशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, c1 एज इट इज़ और v1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। देखिए c1 एज इट इज़ v1 की वैल्यू पुट कर दी, c2 एज इट इज़ v2 की वैल्यू पुट कर दी। अब आप c1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, c2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहला और पहला दोनों का आपस में ऐड होगा, यानी 3c1 और -2c2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। कॉमा लगा के इसका जो दूसरा होगा -1c1 और 2c2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और सामने क्योंकि ज़ीरो है तो अब दोनों को बारी बारी आपने इक्वल टू ज़ीरो कर लेना है। यहाँ से अगर आप इनको प्लस माइनस करें, दोनों इक्वेशंस को, दोनों को ऐड कर दें तो c2 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इनको माइनस करेंगे तो 2c1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड करें तो c1 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब इस c1 को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप c2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी ज़ीरो आ जाएगी। जब दोनों का आंसर ज़ीरो आ गया है तो हम कहेंगे कि ट्रिवियल सोल्यूशन है, और जब ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका भी होता है हमारे पास, वो हम आगे जाके भी एक थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि इस एग्जाम्पल को भी आप उस तरीके से कर सकें कि आप वेक्टर्स लिखें। पहला वेक्टर 3 -1 है और दूसरा वेक्टर जो है -2 2 है। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट होंगे। अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर होता 1 -1 और एक वेक्टर होता 2 -2। तो देखें, अगर मैं इस पूरे वेक्टर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी ना, यानी 2 1s are 2 1s are, तो 2 -2 आ जाएगा। यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल्स हैं। यानी एक को अगर मैं किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास दूसरा वेक्टर आ जाता है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इन गिवन वेक्टर्स को देखें तो ये एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे कि ये दोनों वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ कर लें, या जो मैंने अभी आपको थ्योरम बताया है मल्टीपल्स वाला, उसके थ्रू आप बता दें। आपने बस रिजल्ट बताना है, मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे थ्योरम को ज़रा फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है। बात वही है जो हम पीछे कर चुके हैं कि अगर आपके कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सिर्फ तब होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ द इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोबारा से एक एग्जांपल आ गई है, आपने बताना है कि ये जो है बताएं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ये तो एक मैट्रिक्स सिंगल दिया हुआ है ना, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए आप इसको एक ax इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनाएंगे पहले, यानी जो लास्ट कॉलम है वो 0 0 0 हो जाएगा। इसको आप रिड्यूस्ड एचेलॉन में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद आप देखें कि इसके आंसर्स कैसे निकलेंगे। देखें, लास्ट रो 0 तो नहीं हुई। अगर 0 नहीं हुई तो मतलब फ्री वेरिएबल नहीं है x3, और जब फ्री वेरिएबल नहीं है तो फिर हमारा नॉन ट्रिवियल तो नहीं होगा सोल्यूशन, यानी यहाँ पे ट्रिवियल के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स वाकई अगर सारे 0 आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा जो ये वेक्टर का एक वो सेट बना हुआ है, ये जो कॉलम 3 है, ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। उसके लिए हम इक्वेशंस बना लेते हैं। देखें, ये x1 2x2 माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो बनेगी वो क्या बनेगी, x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, और तीसरी बनेगी 13x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 13 उधर जाके डिवाइड होगा तो x3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और इधर x3 की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो 0 × 4 0 होगा, तो x2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और x2 और x3 क्योंकि दोनों 0 आए हैं तो इन दोनों की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म 0 होके x1 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखें, हमारे तीनों सोल्यूशन 0 आ गए, और जब तीनों सोल्यूशन 0 आते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। और जब ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कहते हैं जो कॉलम्स ऑफ द वेक्टर ए हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंसी चेक करने के लिए। सबसे पहला थ्योरम जो है ना, ये सेट ऑफ
वन वेक्टर या टू वेक्टर्स के लिए है। तो अभी मैं पहले सिर्फ एक वेक्टर की बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, और जैसे पीछे हमारे पास एक वेक्टर बना था ना यहाँ पे अभी ये वाला x3v वाला, इस तरह से आपके पास कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है x1v और इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आपका जो v है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी जो x है वो 0 हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो v है वो अगर 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर पूरा 0 नहीं होना चाहिए ना। जैसे इस केस में हमने देखा था कि x3 वेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू थी, ठीक है, तो वेक्टर के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सारी 0 नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो हमारी ये वेक्टर होते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर v इज़ नॉट द ज़ीरो वेक्टर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ज़ीरो वेक्टर है तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल आ गई है जी, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, v1 और v2, बताना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। देखिए दो वेक्टर्स हैं तो सिंपल हम वही रूल यूज़ करेंगे, मल्टीपल वाला, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम जस्ट देखेंगे कि आर दे मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, यानी क्या इसको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर आ जाता है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ v1 को, तो 2 3 जार 6 हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हैं। अगर ये एक दूसरे का मल्टीपल हैं, हम कहेंगे v2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ v1। सो ये दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। v1 v2 यानी इनका ये जो एक वो स्पेस बनेगी, इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है, लेकिन 2 और ये 2 सेम आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। और अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो फिर ये एक लीनियरली डिपेंडेंट भी नहीं है। ये क्या होंगे, लीनियरली इनडिपेंडेंट सेट होगा इनका, ठीक है। तो इनका जो एक सेट बनेगा ना v1 v2, इस तरह से इट विल बी इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बस मल्टीपल वाली चीज़ आप लोगों ने टेस्ट कर लेनी है। और ग्राफिकली भी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर वेक्टर्स एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं ना, तो वो दे लाई ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इस तरह से एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा v1 और v2 आगे लाई कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल है तो सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इस वजह से फिर हम कहते हैं दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट एक और थ्योरम है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स। अगर आपके पास एक सेट है जिसके अंदर डिफरेंट वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vp, और वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन S इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। यानी अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं, देन जो सेट S होगा उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। या हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि इफ़ S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट एंड V इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन सम Vj विद अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। यानी कोई वेक्टर V है, आप रैंडम बीच में कोई भी एक वेक्टर Vj ले लें। अब इससे शुरू में भी कुछ वेक्टर्स हैं, इसके बाद भी कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद वाले जो वेक्टर्स हैं ना, उनके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे सारे। यानी आप जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना, ये देखें नीचे हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, v1 इज इक्वल टू c2 v2 c3 v3। इस तरह से और भी आगे वेक्टर्स हो सकते हैं v4 v5। तो एक दरमियान में एक वेक्टर, हम रैंडम वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं vj। अब इससे पहले भी कुछ वेक्टर्स हैं, इसके बाद भी कुछ वेक्टर्स हैं, इसके बाद वाले जो होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, और इससे पहले वाले जो सारे वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं। यानी vj कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स, यानी इससे पीछे वाले सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे इसको लिखा जा सकता है। तो प्रूव ये हुआ कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा ना वो फिर 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ये बात हमने दो तरीके से प्रूव करनी है। पहले हम जब इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेके दूसरी को प्रूव करते हैं, और फिर दूसरी स्टेटमेंट लेके पहली को प्रूव करते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यही बात ले लेते हैं प्रीसीडिंग वेक्टर्स वाली। तो फॉर इंस्टेंस हम एक ले लेते हैं v1 जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है v2 और v3 का, ठीक है। लेट्स से c2 v2 प्लस c3 v3। अब इसमें आप क्या करें कि इससे आगे वाले तो हमने कहा ना कि सारे 0 हो गए हैं, v4 v5 अप टू vp जितने भी होंगे उनके सारे साथ 0 आ रहा है, तो उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये 0 वाले आप बेशक ना लिखें, सिर्फ ये वाले लिख लें। और ये जो वेक्टर इधर प्लस हो रहा है ये आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन c वाली वैल्यूज़ के साथ जाके माइनस होगा, तो इसकी जगह पे रह जाएगा पीछे 0।
ठीक है। अब अगर C2 और C3 भी हम कहते हैं कि लेट्स से ये भी 0 हो जाएं, लेकिन B1 का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये उठा के हम उधर लेकर गए हैं तो वो नेगेटिव हो गया ना, यानी उसके साथ -1 आ गया है, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन ज़ीरो ही रहेगा। तो V इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाली बात हमने यहाँ से प्रूव कर दी कि ये 0 नहीं होगा। बाकी सारे जो हैं, यानी इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ना इनका, तो ये 0 नहीं हो सकता, बाकी जो है वो 0 हो सकते हैं। सो S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक चीज़ लेके हमने दूसरी प्रूफ कर दी। अब इसके ऑपोजिट जाएंगे, हम सेकंड वाली बात लेके फर्स्ट की प्रूफ करते हैं। लेट करें कि S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी जो पहले हमने प्रूफ किया है अब हम वो लेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर V1 0 हो जाता है देन इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स, यानी जिससे प्रीसीडिंग वेक्टर्स होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। एक पहले लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CP VP, और इक्वल किसके रखा हमने उसको 0 के, AX इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बना ली। अब वो कह रहे हैं लेट करें कि J इज़ द लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट फॉर विच C इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा था ना कि कुछ जो है कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे और कुछ 0 नहीं होंगे, तो जो 0 नहीं है उनमें से जो लार्जेस्ट है ना वो VJ है, यानी C1 से आप शुरू करें और जाते जाएं कहाँ तक, VJ तक। यहाँ तक कोई C जो है वो 0 नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले जो हैं वो सारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये 0 वाले आप इग्नोर कर दें और सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लें, तो C1 से CJVJ तक आपने लिख लिया। अब ये J वाला आप इधर ही रखें और इससे पीछे वाले जो हैं ये सारे उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो वो सारे उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी C1 V1 C2 V2, और इससे पीछे वाला क्या होगा, J -1 वाला होगा ना, वो भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आपने VJ अगर निकालना है तो CJ जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखें VJ को हमने लिख लिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, यानी VJ से पीछे वाले V1 से VJ -1 तक जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे आपने VJ को लिख लिया, ठीक है। तो डिपेंडेंट वाली बात लेकर आपने कॉम्बिनेशन बनाए, और पहले हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन बना के फिर हमने डिपेंडेंसी जो है वो प्रूफ की थी। अच्छा, अब ये प्रूफ तो हमने कर लिया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब हम हमेशा जहाँ भी देखेंगे कि एक सेट के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स मौजूद हैं तो आप किसी वेक्टर को अपने से पीछे वाले हर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता हमेशा। अ वेक्टर इन अ लीनियर डिपेंडेंट सेट मे फेल टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स, यानी हमेशा वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है, हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं U और V, सॉरी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं U और V। कहते हैं डिस्क्राइब द सेट स्पैन्ड बाय U एंड V एंड प्रूव दैट अ वेक्टर W इज इन स्पैन UV इफ एंड ओनली इफ UVW इज लीनियरली डिपेंडेंट। यही जो चीज़ हमने अभी पीछे पढ़ी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये एक दूसरे का मल्टीपल तो है नहीं, U और V एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। ये किसी एक को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरा वेक्टर नहीं आ रहा। अगर ये मल्टीपल नहीं है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात तो हमें पता चल गई कि U एंड V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरी चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि ये कौन से प्लेन में लाया करता है। देखो, दोनों में x1 की भी कोई वैल्यू है, x2 की भी कोई वैल्यू है, x3 दोनों में 0 है। जब x3 0 है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो स्पैन UV जो है ये कौन से प्लेन में लाया कर रहा है। असल में ये x1 x2 प्लेन के अंदर लाया कर रहा है, क्योंकि x3 तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि W जो है वो भी स्पैन UV जो है उसके अंदर लाए करेगा, तभी हम कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब कि U और V जो है ये दोनों x1 x2 प्लेन के अंदर लाए कर रहे हैं, तो W को भी x1 x2 प्लेन के अंदर ही लाए करना चाहिए, तभी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। तो हमने यही बस बता देना है कि W शुड लाई इन द प्लेन x1 x2 या स्पैन UV। अब अगर W इनके प्लेन में लाए करता है, इनके स्पैन में लाए करता है, तो हमने अभी पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा कि W को फिर हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं ना, कि W कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो इससे पीछे वाले वेक्टर्स कौन से हैं, W से पीछे वाले U और V हैं, तो आप U और V के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे W को लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे सम वेक्टर्स इन UVW इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि U और V तो 0 नहीं है, ठीक है। तो W को हम फिर उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स U और V के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। इससे प्रूव होता है कि W भी स्पैन UV के अंदर ही लाए करता है, तभी तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख रहे हैं ना। अगर वो उसके अंदर लाए नहीं कर रहा होता तो फिर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं बना सकते थे। तो क्या रिजल्ट मिला हमें यहाँ से कि U और V खुद तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन UV और W का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट बनाया जा सकता है इफ W को हम U और V के लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, ठीक है। If a set contains more vectors than there are entries in each vector, then the set is linearly dependent.
यानी अगर आपके पास वेक्टर्स 3 हैं लेट्स से, ठीक है, और हर वेक्टर के अंदर एंट्रीज 2 हैं, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर, तो फिर आप कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो। जैसे अगली एग्जांपल देख लें, हमें उन्होंने 3 वेक्टर्स दे दिए हैं, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है। अब वेक्टर्स 3 है, तो वो कहते हैं बताएं ये जो एक सेट बन रहा है तीनों का, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप देखें एक दूसरे का मल्टीपल तो ये है नहीं, ठीक है, इसका ये मल्टीपल नहीं है, इसको भी मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज़ नहीं आ रही, तो मल्टीपल वाली चीज़ तो नहीं है। और वैसे भी मल्टीपल वाली चीज़ आपने कहाँ देखनी होती है, 2 के अंदर देखनी होती है, ठीक है। तो अगर 3 वेक्टर्स आ जाते हैं तो फिर आपने क्या देखना है कि आप देखें वेक्टर्स 3 हैं लेकिन हमारे पास हर किसी में एंट्रीज कितनी है, 2 हैं, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। इसी तरह एक और थ्योरम है हमारे पास कि अगर सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है आपको और उसमें कोई 0 वेक्टर आ रहा है, तो फिर वहाँ पे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ 0 वेक्टर नज़र आए मतलब वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब नीचे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट वाले में देखें वेक्टर्स कितने आ रहे हैं, 4 हैं, और हर किसी में एंट्रीज कितनी है, 3 एंट्रीज हैं। तो देखिए नंबर ऑफ वेक्टर्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर, तो इस केस में हमारा जो ये सेट होगा ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसमें देखें वेक्टर्स 3 है, हर किसी में एंट्रीज भी 3 है, तो यहाँ पे वो वाला थ्योरम तो हम यूज़ कर नहीं सकते कि वेक्टर्स जो हैं वो नंबर ऑफ एंट्रीज से ज़्यादा हों। तो फिर हम क्या करते हैं, हम देखें कि इसमें 0 वेक्टर नज़र आ रहा है हमें, तो हम इससे आगे वाला थ्योरम यूज़ कर लेंगे कि जिसमें एक वेक्टर अगर पूरा 0 दिया हुआ है तो वहाँ पे मस्ट है कि दिस सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। लास्ट वाले में देखें तो ये क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, ना तो ये एक दूसरे का मल्टीपल हैं, ना ही इसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ना ही इसमें कोई 0 वेक्टर है, तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये लीनियरली इनडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे।